नमस्कार। तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट का आज चौथा सत्र हमने नेहरू नगर समा में आयोजित किया है। हमारे साथ आज जुड़ी है डॉक्टर प्राची सबनिस। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्राची सबनिस है। मैं जाइडस हॉस्पिटल बड़ौदा में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हम आज मेनोपॉज यानी जो पीरियड जाने का समय है उसके आसपास की बातें करेंगे। मेनोपॉज के बारे में हम जाएं उससे पहले एक टर्म है पेरीमेनोपॉज, किसे कहते हैं? मेनोपॉज के आसपास का दौर जो होता है उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। मेडिकल टर्म्स में पेरी मतलब उसके आसपास की चीज़ें। तो मेनोपॉज कब कहा जा सकता है? जब पीरियड या महीना 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली नहीं आया है तो उसको मेनोपॉज कहा जा सकता है। तो सामान्यतः कोई एक ऐसी उम्र नहीं है मैम जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पेरीमेनोपॉज शुरू हो सकता है। मेनोपॉज यूजुअली 45 टू 55 इस एज के दौरान होता है। तो उसके थोड़े 2-4 साल पहले या उसके 2-4 साल बाद तक हम थोड़ा जिस महिला को मेनोपॉज सपोज 47 को आ गया तो उसके 1-2 आगे और 2-3-1-2 साल पीछे, ऐसे हिसाब से पेरीमेनोपॉज बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको शायद पता भी होगा कि मेरी मेनोपॉज के दौरान जो मूड होता है वो बहुत लो होता है, डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा है, हर छोटी बात पर चिड़चिड़ होना या लो इरिटेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है तो हम उससे आर्ग्यू करने लग जाते हैं घर में, जबकि हमारा स्वभाव इस तरीके का नहीं है पहले से। ये एक लक्षण देखा जाता है। हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट्स होते हैं जिसमें आजू बाजू में सब लोग बैठे हुए हैं, सबको गर्मी लग रही है, सबको ठंड लग रही है, आपको एकदम से गर्मी लगने चालू हो जाती है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे पंखा चाहिए, मुझे गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। अगर आप रात को सोए हुए हो तो रात को आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये हॉट फ्लश या जो वेजोमोटर सिम्टम है ये आपको हो रहा है। लाइफ में बैलेंस करते हुए कैसे मैनेज कर सकेंगे? ओके, सबसे पहले तो जानकारी कि हमें ये चीज़ हो रही है और इसकी वजह से मेरे में ये परिवर्तन या मेरे में ये जो हम नॉर्मल से हट के चीज़ें होती है वैसे हो रही है, हम इसकी जानकारी लें। दूसरी चीज़, हर लेडी को ये होता है ऐसे नहीं है, कई बार ये स्मूथ सेल टुवर्ड्स मेनोपॉज भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लो मूड, डिप्रेशन या नाइट स्वेट्स हो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट लेना है, जो कि दूध युक्त जो चीज़ें होते हैं उनको खाना है, फ्लैक्स सीड्स को खाना है, वॉलनट्स को खाना है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं तो कोई भी नट, ग्राउंड नट भी जो बाज़ार में मिलती है अपने घर पे रेगुलरली अवेलेबल होते हैं, आप वो खा सकते हो। गुड़ सिंगदाना की चिक्की खा सकते हो, हरे पत्ते की सब्ज़ी ले सकते हो। और व्यायाम करना ज़रूरी है। योगा करना व्यायाम नहीं होता, योगा ये माइंड के लिए होता है, जिससे बॉडी पे श्रम आ जाता है, जिससे हार्ट बीट बेसलाइन से बढ़ती है, उसको हम फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज योगा के साथ साथ जो कि मेंटल या मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए है, इन दोनों को आप साथ में कर सकते हैं। अगर आपको 10-10, 15-15 मिनट भी दिन में मिल रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, ताकि ये जो पीरियड आने से मेनोपॉज के बाद का दौर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। मेनोपॉज के दौरान कैल्शियम और आयरन इंटेक का क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम इनटेक। आयरन इनटेक तो डेफिनेटली है, बट पीरियड्स बंद होने के बाद जो बॉडी में खून बनता है वो रह जाता है, तो आयरन की मात्रा पीरियड बंद होने के बाद इतनी कम नहीं देखी जाती है, बल्कि वो मेंटेन रहती है, बढ़ने लगती है। लेकिन कैल्शियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेनोपॉज के दौरान और बाद में, क्योंकि कैल्शियम एक हद तक बॉडी में डाइट थ्रू लिया जा सकता है। मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स बॉडी को ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जो बॉडी में कैल्शियम चाहिए उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बोन से लिया जाता है आफ्टर मेनोपॉज। तो बोन हेल्थ कमज़ोर होने लगती है। अगर हम ये डाइट में या दवा के साथ साथ उसको सप्लीमेंट करते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं कैल्शियम को, ये बोन से जो कैल्शियम निकलता है वो बंद हो जाएगा और अपनी हड्डियाँ मेनोपॉज के बाद भी मजबूत रहेंगी। इसीलिए कैल्शियम या तो दवा के फॉर्म में लो, और डाइट में तो दूध के प्रोडक्ट्स, रागी, नाचनी, सेसमे सीड्स या तिल जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लेनी।
सही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब महिलाएं बहुत शारीरिक मेहनत करती है तो उनको ज़्यादा जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, क्योंकि उनके पीरियड्स ज़्यादा मेहनत करते हैं तब पीरियड्स ज़्यादा फ्लो होता है, उसकी वजह से मेनोपॉज जल्दी आता है। मेनोपॉज का रिलेशन फिजिकल एक्टिविटी से या शारीरिक श्रम से नहीं है। जो ओवरी का रिजर्व होता है या अंडाशय में जितने अपने पास एग्स या अंडे हैं, उतने जितनी देर तक वो चलेंगे तब तक पीरियड्स आते रहेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी से इसका असर नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी से जो है आपको वीकनेस या कमजोरी आ सकती है, लेकिन मेनोपॉज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और जैसे हम मुख्य लक्षण ये मानते हैं पेरीमेनोपॉज का, हमारे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, तो क्या इस दौरान महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? डेफिनेटली अगर आपके पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका शरीर है वो मेनोपॉज के तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडाशय रिलीज नहीं होते हैं या उस दौर पे प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है। जब तक पीरियड 1 साल कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, हम उसको मेनोपॉज नहीं कह सकते। और इसके बीच वाला जो दौर है, तब तक उस दौर में अगर पीरियड इरेगुलर भी है तो भी अंडे रिलीज होके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। तो अगर पीरियड्स इरेगुलर है, आप ये सोच रहे कि मेरे मेनोपॉज के दौरान का दौर है, तो ऐसे उस चीज़ के अंदर आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट डेफिनेटली करा लेनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि 1 साल तक हमारे पीरियड्स अगर एब्सेंट रहते हैं और 1 साल के बाद अगर ऐसा हुआ कि पीरियड्स आ गए, तो हम उसको क्या माने? पीरियड चले जाने के बाद आइडियली पीरियड नहीं आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो सिंपल चीज़ भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर बॉडी में कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से सलाह करके साल में 2 साल में एटलीस्ट आपकी ये चेकअप और रूटीन गायनेक चेकअप, ब्रेस्ट चेकअप ये करा लेनी चाहिए। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है। ये आपको डराने का जो उद्देश्य नहीं है। अगर आपको चीज़ें पता हो और हमको जल्दी निदान हो जाए कैंसर में, तो उसका इलाज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो उसमें से एक डायग्नोसिस कैंसर का हो सकता है। इसीलिए आपने आपके डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क करके उनसे सलाह ले लेनी चाहिए।